नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पोपटानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा येस बैंक के एफपीओ के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और उन एस्पेक्ट्स को जानने के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी एकदम टू द पॉइंट रहेगी। आपसे बस एक सविनय निवेदन है छोटा सा, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एफपीओ का मतलब क्या होता है और ये किस मायने में आईपीओ से अलग होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने लिए कैपिटल रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में उतरती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। जब वही कंपनी दोबारा या सब्सीक्वेंट टाइम अपने इक्विटी बेस को बढ़ाने के लिए रिटेल पब्लिक को वापस से न्योता देती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये वाला एफपीओ है, ये एक आईपीओ नहीं है। इस एफपीओ के साथ येस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने का इरादा है, जिसमें शेयर का प्राइस बैंड 12 से 13 रुपए फिक्स किया गया है। मिनिमम लॉट साइज 1,000 शेयर का होगा और कुल मिला के बस यही है। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये जानकारी पाने के लिए आपके लिए कुछ फैक्ट्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इस वक्त करंटली येस बैंक के जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 1250 करोड़ ही हैं। और ये जो नया इशू आएगा इसके साथ भी मोटा मोटा जो शेयर मार्केट में नए आने वाले हैं वो 1250 करोड़ ही हैं। तो सीधे सीधे जो अभी एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग बेस चल रहा है वो 50% से डाइल्यूटेड हो जाएगा। नंबर वन। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ मार्केट में इस वक्त करंटली 25 रुपये के हिसाब से बिक रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि येस बैंक मजबूर हो गया है सेम चीज़ को मार्केट में उतारने के लिए 12 से 13 रुपये महज पे। मे भी शायद आप और हम इस बात से ज्ञानी नहीं है, लेकिन कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स इस बात से पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं कि कंपनी की एक्चुअल वर्थ 12 से 13 रुपए के प्रति शेयर के हिसाब से ही है। तो ऐसे वाले केस में सबसे बड़ा सदमा जो पहुंचा है वो पहुंचा है जो उसके अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब ऐसे में समझना ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि येस बैंक को इतने सस्ते में अपने शेयर्स को बेचना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा प्राइम रीज़न है कि कहीं ना कहीं उसे बात पता है कि मार्केट में वो अपना ट्रस्ट पूरी तरीके से खो चुका है। उसके जो अभी करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हैं वो बुरी तरह लॉक इन में फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर नए रिटेल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसी बिड ज़रूर देनी पड़ेगी जिसके चलते वो लोग डेस्परेट होके उसके अंदर इन्वेस्ट करें। पर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, जहाँ ऑलरेडी इतने सारे बैंक्स ने उस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत ऑलरेडी उसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, तो ऐसे में क्या वो बैंक्स अब इनकेपेबल हो गए हैं कि इसको वापस से एफपीओ के रूप में नया एक इशू निकालना पड़ रहा है। एसबीआई ने ऑलरेडी इस बैंक के अंदर 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। कुल मिला के अब उसका 48% हिस्सा एसबीआई के हाथों में है। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत ये बात तय की गई थी कि एसबीआई मैक्सिमम से मैक्सिमम 49% अपना स्टेक रख सकता है येस बैंक के अंदर, और ये कम से कम 26% इनको रखना ही रखना है फॉर अ लॉक इन ऑफ 3 ईयर्स। अब ऐसे में अगर ये एफपीओ का स्कीम आता है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है वो डायरेक्टली 50% से डाइल्यूट हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल है, 48% का जो एसबीआई का स्टेक है वो 24 का रह जाएगा। वो जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसे किसी भी हालत में 26% से नीचे तो जाना ही नहीं है। ऐसे में एसबीआई की मैनेजमेंट खुद भी मजबूर है कहीं ना कहीं इस नए इक्विटी स्टेक में अपना पैसा फ्रेश डालने के लिए भी, जिसके कारण एसबीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस पर्टिकुलर एफपीओ के अंडर 1,760 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से अभी उसका जो एग्जिस्टिंग स्टेक 48% है वो गिर के अब टोटल 30% रह जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, आपको क्या खेल समझ में आ रहा है। वो जो कि एग्जिस्टिंग लेंडर हैं जिन्होंने पहले से पैसे दे रखे हैं, वो अपना पैसा धीरे धीरे करके अब यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, और जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को ब्लॉक करवाएंगे इसके अंदर। इस एफपीओ की मदद से जो कोई एडिशनल कैपिटल इस बिज़नेस को रन करने के लिए आएगी वो सब के सब नए इन्वेस्टर्स के थ्रू होगी। पुराने वालों में से सिर्फ एसबीआई की मजबूरी है, बाकियों की नहीं। तो मेक अ स्मार्ट मूव। ये एफपीओ महज डूबते को तिनके के सहारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वरना खुद ही सोच के देखिए दोस्तों, जो शेयर 2018 अगस्त में 404 रुपये का था, आज थक के खा रहा है 25 रुपये पे। उसमें भी कंपनी ने खुद से वैल्यूएशन फिक्स कर दी है उसके नए एफपीओ में, मात्र 12 से 13 रुपये। क्या है बचा ही क्या है आखिर अब इसमें। अब इससे पहले कि ये गेम वोडाफोन आइडिया की तरह ही एक
ऑपरेटर की गेम बन के रह जाए। मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है, इसके अंदर इन्वेस्ट करते समय बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो शेयर 12-13 में आ रहा है, ये गिर गिरा के 10 से भी नीचे का रह जाए। तो अगर ऐसे वाले केस में आपको गलती से प्ले अराउंड करने का मन भी कर रहा है, तो एक लॉट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लॉट बस, इससे ऊपर गलती से मत जाइएगा। और जितनी जल्दी एग्जिट कर सकते हैं उतना जल्दी एग्जिट कर लीजिएगा। एग्जिस्टिंग शेयर्स के लॉक इन की तरह इसमें नए लॉक इन नहीं है। लेकिन वीडियो कंक्लूजन के पॉइंट पे आपको एक एनालिसिस में ज़रूर ऐसा बता, और वो ये कि ये शेयर अब बैक टू स्क्वायर वन आ गया है। 12 जुलाई 2005 को ये शेयर 13 रुपये का ही था। आज 15 साल के बाद ये वापस से 13 रुपये पे ही आने वाला है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप मैंने आपको टू द पॉइंट एनालिसिस पूरे तरीके से इसमें बता दिया है। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है जिसका आप चाहते हैं मैं एनालिसिस करके आपको बताऊं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस शेयर के बारे में भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मनोज खोपटानी का जय हिंद।